जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल M लर्निंग क्लासेस में। मैं अश्विनी पाठक आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं रिसेंट में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ टॉपिक है अफ़गानिस्तान तालिबान। जहाँ देखो वहाँ पे लोग अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान तालिबान बात कर रहे हैं। तो हम अफ़गानिस्तान के बारे में सब कुछ जानेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक, तो मैं इस टॉपिक में क्या क्या बात करने जा रहा हूँ पहले वो समझ लेते हैं। अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी, वहाँ पे कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, उनका क्या परसेंटेज है, लिटरेसी रेट समझेंगे। फिर अफ़गान और अंग्रेज़ों के बीच में जो 3 एंग्लो अफ़गान वॉर हुए वो समझेंगे। किंग जाहिर शाह का शासनकाल कैसा रहा वो समझेंगे। मोहम्मद दाऊद खान कौन थे, क्या किया, कैसा शासनकाल रहा ये समझेंगे। फिर 100 रिवॉल्यूशन जो PDPA के द्वारा आया वो समझेंगे। सोवियत अफ़गान वॉर ये समझेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर अफ़गान सिविल वॉर ये समझेंगे। तालिबान का शासनकाल कैसा रहा, तालिबान रूल ये समझेंगे। US के द्वारा जो वॉर ऑन टेरर चलाया गया वो समझेंगे। US ट्रूप का विड्रॉल ये समझेंगे। तालिबान ने कैसे रिसेंट में अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है वो समझेंगे। और इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिलेशन है ये समझेंगे। ठीक है, माफ़ करिएगा थोड़ा मैप उल्टा सीधा बन गया, लेकिन आप समझिए। देखिए अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी क्या है। अफ़गानिस्तान के बीचों बीच एक माउंटेन है जिसको कहते हैं अपन हिंदू कुश माउंटेन, जो कि अफ़गानिस्तान को लगभग 2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। और नीचे का ये हिस्सा जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है। अफ़गानिस्तान का 1/8 पार्ट ही एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर पॉसिबल लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। बाकी का एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, 4 बड़े शहर हैं अफ़गानिस्तान के, इधर हेरत, जरांग, कंधार, काबुल। इन चारों को एक हाईवे जोड़ता है जिसको अपन बोलते हैं गारलैंड हाईवे। ठीक, इन चारों को ज्वाइन करने वाला जो हाईवे है उसको बोलते हैं गारलैंड हाईवे। ठीक, यहाँ पे एक पास भी है खैबर पास, जो कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। और ये है ड्यूरेंड लाइन, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को सेपरेट करता है। ठीक, अब देखते हैं अफ़गानिस्तान का टोटल पॉपुलेशन है 39 करोड़, जिसमें से मेल्स 52%, फीमेल 48%। मेजर एथनिक ग्रुप क्या है, यहाँ पे पश्तून है जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनका क्या परसेंटेज कितना है 42। ताजिक 27%, हज़ारा 9%, उज़्बेक 9% और बाकी 13%। ठीक, ये जो पश्तून है आधे इधर को पाए जाते हैं और आधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये आधे पश्तून इधर को हैं और आधे पश्तून इधर पाकिस्तान में है। तो ये पश्तून जो है आधे अफ़गानिस्तान में, आधे पाकिस्तान में। ठीक, लिटरेसी रेट कितना है 43%, जहाँ पे मेल लिटरेसी रेट है 55.5, फीमेल 29.8। पॉपुलेशन में अफ़गानिस्तान का रैंक 37 आता है। ठीक, ये सारे डिटेल आपने देख लिए कि अफ़गानिस्तान का ज्योग्राफी क्या है। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और यहाँ पे वर्ल्ड में जो ओपियम सप्लाई होती है, ओपियम प्रोडक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका 90% अफ़गानिस्तान से आता है। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला ओपियम कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिसमें से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओपियम। ठीक, ये ओपियम ये आपने देख लिया अफ़गानिस्तान का लिटरेसी रेट, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स, वहाँ की ज्योग्राफी। हिंदू कुश माउंटेन जो कि बीचों बीच वाला नीचे वाला हिस्सा, कांधार से जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। आधे पुश्तून इधर को रहते हैं, आधे पुश्तून इधर को रहते हैं। देखिए ये अफ़गानिस्तान है,
ये अफ़गानिस्तान के ऊपर रसिया और नीचे ब्रिटिश इंडिया। तो अब रसिया चाहता था वो भी अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर ले, अफ़गानिस्तान पे अपना शासन चलाए, और ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटेन चाहता था वो अफ़गानिस्तान पे अपना शासन चलाए, क्योंकि ये दोनों के लिए ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको सेंट्रल एशिया से इंडिया आना है ट्रेड के लिए तो आपको अफ़गानिस्तान से होके आना है, आपको यूरोप जाना है तो भी होके जाना है। तो ये लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से रसिया भी इस पे शासन चाहता था और इंग्लैंड भी इस पे शासन करना चाहता था। तो ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था कि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, तो इन कबीलों से हम आसानी से लड़ सकते हैं और आसानी से इन्हें हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग थे जो कबीले थे, तो उन्हें लगता था कि आराम से हम अफ़गानिस्तान पे अपना शासन चला सकते हैं। तो 1838 में ब्रिटेन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और वहाँ का जो राजा था उसको हटाया और अपना एक मनचाहा पपेट राजा को गद्दी पे बिठाया। लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ के जो छोटे छोटे कबीले थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो साथ में यूनाइट हुए और वहाँ के जो लोग हैं वो गुरिल्ला वारफेयर, छापामार युद्ध में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। छापामार युद्ध क्या होता है कि पहाड़ों में वो छुप जाते हैं और जब कोई सेना आती है तो पहाड़ों के ऊपर से उन पे हथियार चलाए जाते हैं, तीर जो भी होता होगा, पहाड़ों का सहारा लेके, पहाड़ों के एक हाइट से एल्टीट्यूड का यूज करके आप रोड पे आने वाली सेना को आसानी से मार सकते हैं। तो इसी को कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। और यहाँ के जो कबीले थे वो इसमें मास्टर थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो 1839 से लेके 1842 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, जहाँ पे ब्रिटेन बुरी तरह से हारा और ब्रिटेन पीछे हटा। फिर 1878 से 1880 तक सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने कुछ हिस्से अफ़गानिस्तान के ऑक्यूपाई कर लिए थे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि अफ़गान और ब्रिटेन के साथ एक साझेदारी वाला, उन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर्स जो तुम्हारे हैं वो हम देखते हैं, तुम अपना अंदर का जो शासन है वो तुम संभालो और तुम्हारे जो बाहरी मुद्दे हैं उसको हम देखते हैं। मतलब कुछ इस टाइप का इसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट, हमारे देख रेख में ये तुम अपना शासन चलाओ। लेकिन अभी भी 1919 में वहाँ के लोग फिर से, वहाँ के कबीले जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो यूनाइट हुए और इन्होंने एक एंग्लो अफगान वॉर लड़ा, जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर 1999 में ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि हाँ चलो, ये अब अफ़गानिस्तान एक स्वतंत्र देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जहाँ पे अब हमारा कोई मतलब नहीं है। 1999 में ब्रिटेन का इसमें से जो भी इंटरफेरेंस था वो ख़त्म हो गया। देखिए 1933 में वहाँ के नए राजा आते हैं किंग जाहिद शाह, और किंग जाहिद शाह का शासनकाल अफ़गानिस्तान में सबसे बेस्ट माना गया है। इनके शासनकाल में बहुत नए नए मॉडर्न रिफॉर्म्स आए। इनके शासनकाल में वहाँ का संविधान लिखा गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देश को बनाया गया। उसके अंतर्गत क्या था कि देश में राजा भी रहेगा और साथ में इलेक्शन भी होंगे, जिससे वो कैंडिडेट्स चुन के आएंगे, वो सरकार चलाएंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में खुद को राजा रखें और साथ में एक प्रधानमंत्री भी रहता था। नए नए सबको पॉलिटिकल राइट्स मिले, उसमें औरतों को भी, महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। इनके शासनकाल में अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़ोरों शोरों से। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए नए स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक, लेकिन ये जैसे जैसे नए नए रिफॉर्म्स और ज़ोरों शोरों से हो रहे थे, तो वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इस्लामिस्ट लोग थे, उनको ये रिफॉर्म्स पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था इन रिफॉर्म से उनका धर्म
उनका धार्मिक मान्यता खतरे में है। तो वहाँ के जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद दाऊद खान किंग जाहिर शाह के ही कज़न थे। इनके साथ मिलके और मोहम्मद दाऊद खान को वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया। देखिए, मोहम्मद दाऊद खान का क्या मानना था कि ये जो शासन है ना पुश्तून लोग संभाले, जो कि आधे इधर हैं जो कि आधे उधर हैं, क्योंकि ये मेजर एथनिक ग्रुप है। तो मोहम्मद दाऊद खान ने वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ छोटे छोटे कबीलों को यूनाइट किया और एक ब्लडलेस कू कराया, बिना खून खराबे का तख्ता पलट कराया। और मोहम्मद दाऊद खान के वहाँ के लोगों ने उस टाइम सपोर्ट किया, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, कुछ लेफ्टिस्ट लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। और मोहम्मद दाऊद खान ने देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, और वो किसकी होगी? मोहम्मद दाऊद खान की। 1973 में अब शासन कौन संभालता है? मोहम्मद दाऊद खान। 1965 में ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी भी बन जाती है जिसका नाम है PDPA, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। इस पार्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला USSR से, यूनाइटेड सोवियत संघ से। इस सोवियत संघ ने बहुत जमकर सपोर्ट किया, इनको काफ़ी मोटिवेट किया कि अब तुम शासन करो, अब तुम शासन करो, इस देश को कम्युनिस्ट देश बनाओ। तो 1965 से ये PDPA फॉर्म हो गई और 1978 में आते आते ये पार्टी काफ़ी स्ट्रांग हो गई। इस पार्टी ने मोहम्मद दाऊद खान को सत्ता से हटाया और एक तख्ता पलट किया, जिसको अभी मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। देखिए, किंग जाहिर शाह, जो कि वहाँ पे अभी तक के मैंने बताया था कि वो शासन सबसे बेस्ट उनका शासनकाल रहा है, इसी वजह से उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जितनी शांति उस टाइम थी उतनी फिर कभी आई ही नहीं, और जितना डेवलपमेंट उस टाइम हुआ वो नहीं हुआ, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। उसके बाद उनके कज़न दाऊद खान ने शासन संभाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1965 में वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसका नाम था PDPA, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। ये पार्टी को बहुत अच्छी फंडिंग मिली USSR से, और पार्टी धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत करते गई, और ये 1978 तक काफ़ी मजबूत हो गई, वहाँ पे सबसे मजबूत पार्टियों में से हो गई। और इन्होंने 1978 में जो वहाँ के शासन के मुखिया थे, कौन था? मोहम्मद दाऊद खान, उनको एक रिवॉल्यूशन कराया जिसका नाम था शॉ रिवॉल्यूशन, और तख्ता पलट किया। शॉ रिवॉल्यूशन और तख्ता पलट करके अब PDPA ने सरकार बनाई। ये शॉ रिवॉल्यूशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस महीने में क्रांति हुई थी उस महीने को पारसी भाषा में सौर कहा जाता है, इसलिए इस पूरे रिवॉल्यूशन को शॉ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब सब शासन में कौन आ गया? PDPA में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो PDPA में भी दो इंटरनल ग्रुप्स बन गए, एक था खलक, एक था परचम। खलक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी और परचम मॉडरेट आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी। ये आपस में ही, ये नेता क्या करते थे, दूसरे पार्टी वाले नेताओं को आपस में ही एसिनेशन कराने लगे, मर्डर कराने लगे, तो इनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो नूर मोहम्मद तरीकी, जब PDPA की सरकार बनी तो शासन किसने संभाला? नूर मोहम्मद तरीकी ने। नूर मोहम्मद तरीकी कम्युनिस्ट नेता थे। ये क्या करते थे? ये भी दो परचम मॉडरेट वाले हैं, जो खलक वाले हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो हाफिजुल्लाह अमीन, जो भी खुद एक कम्युनिस्ट था, लेकिन वो दूसरे आइडियोलॉजी के होने की वजह से नूर मोहम्मद तरीकी का एसिनेशन कराता है 1979 में। अब देखता है USSR कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता होते शासन होते हुए भी वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी आपसी मतभेद के कारण। ठीक, PDPA जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी था, और कम्युनिज्म लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि चाइना में माओ ने किया, वैसे ही इन लोगों ने भी अफ़गानिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स किया। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ
कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसका ज़मीन सरकार ले लेती थी और उस ज़मीन को फिर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी या कम होती थी उनको रिडिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो वहाँ के जो गांव वाले थे, कबीले लोग थे, वहाँ के जो इस्लामिस्ट लोग थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिस्ट किसी भगवान में बिलीव नहीं करते थे। तो वहाँ के जो इस्लामिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि ये कम्युनिस्ट की वजह से हमारा इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इनका तो कोई धर्म ही नहीं है, और धर्म नहीं है तो ये हमारे धर्म को भी, हमारी धार्मिक मान्यता को भी धीरे धीरे डाइल्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे पीडीपीए के खिलाफ जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इस्लामिस्ट लोग थे, वो क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। नए नए जगह नए नए रिवेलियंस आए और वो धीरे धीरे वहाँ पे विद्रोह करना चालू कर दिए। ये चीज़ देख के यूएसएसआर ने देखा कि अफ़गानिस्तान कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अब यूएसएसआर को एक देश चाहिए था कोल्ड वॉर के समय, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश को वो कम्युनिस्ट बना सके। तो वो देख रहा था कि यूएसएसआर कि यहाँ पे एक तो इनके पॉलिटिकल पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, इनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, और देख रहा था कि अगर यहाँ पे हम अपनी सेना नहीं भेजते हैं तो यहाँ के अफ़गानी जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो जल्दी ही तख्ता पलट कर देंगे। ये चीज़ देखते हुए 1979 में यूएसएसआर ने अपनी सेना, अपनी आर्मी धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में भेजनी चालू कर दी, और फिर हाफिजुल्लाह अमीन को 3 महीने के अंदर ही मार गिराया। क्योंकि हाफिजुल्लाह अमीन था तो कम्युनिस्ट ही, लेकिन जब इसने देखा कि वहाँ के लोग विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये सूडो कम्युनिज्म वाला विचारधारा इसने अपना लिया। कहने को था कम्युनिस्ट, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन पीडीपीए के मोहम्मद तरीकी के शासनकाल में तेज़ी से चल रहा था, उसको रोक दिया। जो नए नए रिफॉर्म्स आ रहे थे उसको स्लो कर दिया, नए मस्जिद बनवाने चालू कर दिया, धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना चालू कर दिया। ये चाहता था कि शासन को जितने ज़्यादा समय तक मैं खींच सकूं। इसका ये मानना था कि अगर इस्लामिस्ट जो कंजर्वेटिव्स लोग हैं उनको भी मैं खुश रखूं और कम्युनिस्ट लोगों को भी खुश रखूं, तो ये दोनों का मेल जोल वाला सरकार चलाने लगा। तो यूएसएसआर को ये भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो इन सब कारणों के वजह से यूएसएसआर ने अपनी सेना यहाँ पे अफ़गानिस्तान में उतारनी चालू कर दी। धीरे धीरे यूएसएसआर ने अपनी सेना पूरी भेज दी। ठीक, तो उन जैसे ही सेना पहुंची, हाफिजुल्लाह अमीन का भी थोड़े ही दिनों में एसेसिनेशन कराया जाता है और हाफिजुल्लाह अमीन को शासन से हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। देखिए, अब सोवियत यूनियन ने जैसे ही अपनी आर्मी भेज दी तो वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे रिबेलियंस को दबाना चालू कर दी। वहाँ पे जो छोटे छोटे छुटपुट विद्रोह होते थे उनको दबाई और अपना एक गवर्नमेंट बनाया। ठीक, उन्होंने एक मोहम्मद नाजिबुल्लाह नाम के डॉक्टर मोहम्मद नाजिबुल्लाह को शासन में भेजा। ठीक, जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था। इसने 1986 से 1992 तक वहाँ पे शासन चलाया। मोहम्मद नाजिबुल्लाह भी बहुत नए नए रिफॉर्म्स लाया। ठीक, लेकिन ये चीज़ देख के कि अफ़गानिस्तान कैसे एक कम्युनिस्ट देश होते जा रहा है, एक वहाँ पे रसिया का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, ये चीज़ देखते हुए यूएसए ने क्या किया कि वहाँ के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे, उनसे बोला कि देखो ये तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, तुम्हारे धर्म को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं होता है। तो यूएसए ने कि वहाँ पे जो छोटे छोटे विद्रोहियों को ट्रेन किया, उन्हें मुजाहिदीन बनाया। मुजाहिदीन क्या होते हैं? जो सब फाइटर्स ऑफ होली वॉर। ठीक, मुजाहिदीन क्या होते हैं? जो धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, इस्लाम के सुरक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, उन्हें कहते हैं मुजाहिदीन, जिहाद करते हैं। ठीक, इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? यूएसए से। सपोर्ट किससे मिला? यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इन देशों ने मुजाहिदीनों को ट्रेन किया, सपोर्ट किया, फंडिंग की कि जाओ यहाँ पे कम्युनिस्टों को मारो और कम्युनिस्ट शासन को
हटाओ, ख़त्म करो। 1985 में माइकल गोर्बाचेव नाम के प्रेसिडेंट, जो यूएसएसआर के उस टाइम के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने देखा कि हम दूसरे देश में भेज के अपनी सेना को मरते हुए देख रहे हैं, रसिया से इस देश का क्या लेना देना। वहाँ के लोगों ने कहा कि सरकार से जब बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा रसिया में, लोगों ने कहा कि हमारे सैनिक वहाँ पे मर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अफ़गानिस्तान का ज्योग्राफी बहुत ही गजब है। वहाँ पे लोग, फॉरेन शक्तियाँ जो हैं, फॉरेन पावर्स जो हैं, वो बहुत आसानी से अफ़गानिस्तान में अटैक कर देते हैं, इन्वेड कर। देखिए, जैसे ही जब रसिया के बहुत ज़्यादा सैनिक मरने लगे अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे माइकल गोर्बाचेव, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये धीरे धीरे करके अपनी सेना को रसिया से, अफ़गानिस्तान से वापस बुलाएंगे। क्योंकि रसिया उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, बहुत अच्छा खासा उसने पैसा कोल्ड वॉर में ख़त्म किया था, और 1991 में यूएसएसआर भी टूट जाता है। तो ऐसा देखा गया कि माइकल गोर्बाचेव ने अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया, और 1985 से पुल बैक, वो सेना वापस आनी चालू हो गई। और 1989 में रसिया ने अपनी सारी सेना को वापस बुला लिया, और उन्होंने अपना ही, मतलब अपना एक मनपसंद एक गवर्नमेंट बनाया, जिसका शासन जो कौन संभाला था, मोहम्मद नाजिबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद नाजिबुल्लाह। ठीक, सोवियत संघ सेना, जैसे सोवियत संघ का सेना वापस जाता है 1992 में, ये मोहम्मद नाजिबुल्लाह को शासन से वहाँ के जो छोटे छोटे मुजाहिदीन थे, जिनको यूएसए ने ट्रेनिंग दी, सपोर्ट किया, फंडिंग दी, इन्होंने क्या किया, ये मुजाहिदीनों ने वहाँ पे मोहम्मद नाजिबुल्लाह को शासन से हटाया, तख्ता पलट किया, और 1992 में अपना शासन इस्टेब्लिश किया अपना। देखिए, जैसे ही रसिया वापस चले गए, इनके पास जो अमेरिका के दिए हुए हथियार थे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या होता है जब भी कोई फॉरेन पावर्स आते हैं रसिया में, सब एक साथ अफ़गानी यूनाइट होते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, उस फॉरेन पावर को बाहर वापस भेजते हैं। लेकिन जैसे ही फॉरेन पावर वापस जाता है, ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं, आपस में ही सुप्रीमेसी के लिए लड़ने लगते हैं। इसीलिए आज तक गवर्नमेंट कोई भी वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, इसलिए बहुत बड़ा कॉज है ये। ठीक, तो 1992 में जैसे ही कोलैप्स की, वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जहाँ पे छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स थे, इनके पास जो पहले से हथियार था, जिसको यूएसए ने दे रखा था, वो एक दूसरे के लिए ही यूज करने लगा। अब ये आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन फिर भी मिलजुल के इन्होंने काबुल में एक सरकार बनाई, बुरहानुद्दीन रबारी जहाँ का मुखिया चुना गया। लेकिन ये आपस में किसी की सुनते नहीं थे, आपस में भी इनके बहुत ज़्यादा मतभेद थे। तो ये शासन को क्या कहा जाता है, अफगान सिविल वॉर भी कहा जाता है। अब 1996 में तालिबान की एंट्री होती है। नाइनटीन 1996 से 2001 तक दो ही मुख्य संगठन उभर के मजबूत हुए, जिनमें से नीचे वाले हिस्से को संभाला, काबुल को इंक्लूड कर दें हम तो ये संभाला किसने, तालिबान ने। और ऊपरी के कुछ हिस्से को संभाला, नॉर्दर्न पार्ट को, थोड़े से हिस्से को संभाला नॉर्दर्न अलायंस वालों ने, जिसका लीडर कौन था, मोहम्मद शाह मसूद। मोहम्मद शाह मसूद को बाद में तालिबानियों ने मार दिया और पूरा का पूरा अफगानिस्तान पे ही शासन किया। जब 1996 से 2001 तक तालिबान का अफगानिस्तान में शासन था, तो अफगानिस्तान के हिस्ट्री में सबसे डार्क टाइम था, सबसे डार्क। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए तो इतना बुरा था कि नर्क से भी बदतर था, नर्क से भी बदतर था। बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया। जो स्ट्रिक्ट सरिया कानून है उसको यहाँ पे लगाया गया। उसमें अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट दो, मतलब ऐसे ऐसे थे कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरी तरह से वायलेशन हुआ। औरतों को अगर घर से बाहर जाना है तो उनके किसी मेल रिलेटिव के साथ ही जाना है, बुर्खा पहनना है, मेल्स को दाढ़ी रखना कंपलसरी है, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने बैन लगा दिया। बहुत
बुरा कंडीशन था वहाँ पे। 1996 से 2001 तक बहुत ही वाहियात कंडीशन था अफ़गानिस्तान में। जितना ह्यूमन राइट का वायलेशन यहाँ पे इस समय हुआ है आप या हम सोच नहीं सकते। ठीक, तो 1996 से 2001 तक बहुत ही वाहियात कंडीशन रही। तालिबान ने ही एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया, मतलब जैसे जब 1980s में जब अलग अलग देश से मुजाहिदीन आ रहे थे, उसी समय एक सऊदी अरबिया के बहुत ही रईस घर का लड़का आया जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में एक नया संगठन बना, अल-कायदा। तालिबान का काम क्या था? शासन संभालना। अल-कायदा का काम क्या था? इसको लगता था कि जहाँ जहाँ इस्लाम खतरे में है, जिन जिन चीज़ों के वजह से इनका धर्म डाइल्यूट हो रहा है, धर्म खतरे में है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए ये लोग टेररिस्ट अटैक करते थे। तो इनको पहले तालिबानियों को सपोर्ट किसने दिया? यूएसए वालों ने। लेकिन अल-कायदा ने देखा कि यूएसए हमसे तो यहाँ पे इस्लाम की बातें कर रहा है और ये यमन में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, छोटे छोटे देशों में जो इस्लाम है, मुस्लिम्स लोग हैं, उन पे अत्याचार कर रहा है, उनको मार रहा है। ये चीज़ देख के अल-कायदा ने बहुत सारे अटैक कराए, जिसमें से 1993 में यूएस एम्बेसी पे अफ्रीका में अटैक कराया। जो सबसे बड़ा अटैक था वो 2001 में लादेन ने कराया, जिसमें 4 प्लेन हाईजैक किए थे। 2 को ट्विन टावर पे क्रैश कराया गया था, लड़ाया गया था, और 1 को पेंटागन पे और 1 ज़मीन पे गिर गया था जिसको वाइट हाउस पे गिराना था। अब अल-कायदा ने, लादेन ने जब ये काम किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला कराया, तो उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी देश हो, कैसा भी देश हो, अगर आपके वहाँ आतंकवादी संगठन है, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप हमारे खिलाफ हो, या तो उन आतंकवादियों को हमारे हवाले कर दो, उन संगठनों के बारे में हमें बताओ, हम उनके ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करेंगे, वहाँ पे अटैक करेंगे। फिर यूएसए ने तालिबान से कहा कि अल-कायदा को ख़त्म करवाओ और जो उसका लीडर है ओसामा बिन लादेन को, उसको हमारे हवाले दो, हम उसको मारेंगे। ऐसा यूएसए ने कहा तो तालिबान ने मना कर दिया। तालिबान ने कहा कि अल-कायदा को या ओसामा बिन लादेन को हम नहीं देंगे। फिर 2001 में फाइट फॉर इंड्यूरिंग फ्रीडम, यूएस ने आतंकवादियों को मारने के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। करीबन 1.5 लाख सैनिक अपने नाटो और यूएस ने मिला के 1.5 लाख सैनिक अफ़गानिस्तान में उतार दिए। और थोड़े ही समय बाद अल-कायदा को तो मतलब ओसामा तो 2011 में मरा। जो अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे उन पे अटैक हुआ और तालिबानियों को शासन से हटाया गया, तालिबानियों को हटा दिया गया। ये तालिबानी अब ये छोटे छोटे गाँवों में जाके छुप गए थे, इनका पोजीशन इस टाइम बहुत ही कमज़ोर हो गया। और अफ़गानिस्तान में यूएस ने अपनी मिलिट्री, अपनी ट्रूप्स भेज दिए। देखिए, जैसे ही यूएस ने अपनी आर्मी भेजी तो वहाँ पे अटैक करके तालिबान को शासन से हटा दिया। तो फिर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बनाया गया, जिसकी देख रेख में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, जिसका हेड कौन था? हामिद करज़ई 2001 से 2004 तक वहाँ के प्रेसिडेंट था। फिर 2004 में इलेक्शन हुआ, फिर हामिद करज़ई जीता, फिर इलेक्शन हुआ, फिर जीता। 2001 से 2014 तक हामिद करज़ई हेड था, वहाँ का प्रेसिडेंट था। ठीक, अभी भी यूएस की आर्मी वहीं पे। लेकिन 2006 के बाद जो ये
तालिबानी थे जो कि 2001 में शासन छोड़ के भाग गए थे। ये धीरे धीरे छोटे छोटे गाँवों को, छोटे छोटे इलाकों को हथियाने लगे, छोटे छोटे गांव में। क्योंकि क्या था, जैसे मैं कि आपको बार बार बताया कि वहाँ पे कैसा है, गुरिल्ला वारफेयर। पहाड़ पे गांव है, यहाँ पे सेना आ रही है, ऊपर से मार रहा है। तो ऐसे ऐसे करके, और 25% ही पॉपुलेशन है जो शहरों में रहती है। शहरों में तो आप बहुत आसानी से शासन चला सकते हैं, लेकिन गाँव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये छोटे छोटे एरिया पे शासन करना चालू कर दिया इन्होंने 2006 से। अभी इनकी स्थिति छोटे छोटे करके फिर 2014 से 2021 में अशरफ गनी वहाँ का प्रेसिडेंट था। ठीक, 2011 में ओसामा बिन लादेन को ओटावाबाद में पाकिस्तान में मारा जाता है। ठीक, 2021 में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम तालिबान ने काबुल में अपना शासन इस्टेब्लिश कर दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो देश छोड़ के भाग गए हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बताते हैं कि उज्बेकिस्तान गए, कुछ यूएस बताते हैं, कुछ तुर्कमेनिस्तान, ऐसे करके बहुत ज़्यादा। लेकिन कहाँ गए हैं कुछ एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। ठीक, और ऐसा इन्होंने बोला है कि मैं कोई ब्लड सेड नहीं चाहता, मैं खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए मैं देश छोड़ के आया हूँ कि मैं अगर वहाँ पे रहूँगा तो तालिबान बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, इस वजह से देश छोड़ के भाग गया है। तो ये तालिबान ने 2021 में क्या किया, अब पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। अब तालिबान का शासन चलेगा अफगानिस्तान में। देखते हैं कि कितने दिन तक शासन चलता है। अब सुपर पावर्स जो बड़े बड़े देश के हैं वो क्या करते हैं, जैसे यूएसएसआर, पहले कौन है, अंग्रेज हैं, वो छोड़ के भाग गए, हार के भाग गए। यूएसएसआर है, वो हार के भाग गया। अब ये यूएस वाले आए थे, ये भी हार के भाग रहे हैं। अब यूएस में तो जैसे यूएसएसआर का एक्सक्यूज़ था कि हमारे सैनिक वहाँ पे मर रहे हैं, यूएस ने यहाँ पे 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किए, 1.5 लाख सैनिक यूएस और नाटो के मिला के। तो उन्हें लगता है कि बेमतलब का किसी और देश में जाके हम अपने सैनिकों को क्यों मरवाएं। और ये बात, तो इन लोगों ने क्या किया, अब यूएस ने भी अपनी आर्मी वापस बुलानी चालू कर दिए। और धीरे धीरे 2021 में आते आते इन्होंने भी, जो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में तालिबान के साथ पीस टॉक भी किया, जिसमें उसने बोला कि अब हम अपनी सेना को वापस धीरे धीरे बुला लेंगे। 2021 में अब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट पे, जो कि कभी किन किन प्रोजेक्ट पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया। इंडिया ने लगभग $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसे किस में खर्च हुए, सलमा डैम। ये सलमा डैम को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। सलमा डैम 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया को आता है। ये क्या होता है, कैस्पियन सी से नेचुरल गैस लेके तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। ठीक, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भी इंडिया ने बनाया। ठीक, वहाँ पे एक जारंग से डेलाराम तक एक रोड भी इंडिया ने कंस्ट्रक्ट कराई है। इस रोड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बीआरओ ने बनवाया है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये रोड कंस्ट्रक्ट हो जाता है, अगर ये रोड अच्छा काम करता है, तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट से यहाँ से कनेक्टिविटी ला सकते हैं, हमें पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। तो इस रोड का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।